अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं और पत्र लिखने वाले नेताओं के नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ है, जरा यह सुन लीजिए। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी के पास अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का प्रभार था, अब उनको पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया है और कांग्रेस में गांधी परिवार के वफादार के तौर पर उभर रहे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के महासचिव बनाए गए हैं। कर्नाटक का उनको प्रभारी बनाया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक विशेष समिति का गठन किया है जिसमें कुछ नेताओं को शामिल किया है जो पार्टी संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाने में उनको सहयोग करेंगे। पार्टी कैसे एक चुनाव जीतने वाली मशीन बन सके इसमें सहयोग करेंगे, तो उसमें भी रणदीप सिंह सुरजेवाला को रखा गया है। और खास बात यह है कि समिति के बारे में आपको बताएंगे, इसमें जो जो नाम शामिल किए गए बताएंगे आपको। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस समय चुनाव जीता हुआ हो, तो ये लोग चुनाव जिताने की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस में क्या हुआ फेरबदल, किसको क्या मिला है, ये आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। बात करेंगे भारत चीन की। देखिए, भारत और चीन की लगातार वार्ताएं हो रही हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। और कैसी भी परिस्थिति हो, भारत ने अपनी रणनीति तैयार रखी है, भारत ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है और बताया गया है रक्षा मंत्री को सेनाध्यक्ष द्वारा कि क्या हमारी रणनीति होगी और खासतौर पर अगर सर्दियों में हमें ऊंची चोटियों पर लंबे समय तक टिकना पड़े तो हमारी क्या रणनीति है, हमारी क्या तैयारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से मिले हैं अजीत डोभाल और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे स्वामी अग्निवेश की, जिनका शुक्रवार शाम अस्पताल में निधन हो गया। इसके अलावा बात करेंगे कंगना रनौत की, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स वाले मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे और साथ ही आपकी बीमा पॉलिसी पर क्या एक नया अपडेट है वो आपको बताएंगे। दरअसल अब जो बीमा पॉलिसियां आएंगी वो सारी डिजिटल रूप में होंगी, इसका एक बड़ा लाभ होने जा रहा है लोगों को। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे और इस रिपोर्ट में अंत तक जुड़े रहिए। अंत में आपको एक बड़ा जोक सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गुलाम नबी आजाद समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति का भी पुनर्गठन किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से मुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सोनिया गांधी को संगठनात्मक बदलाव के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटाने के साथ ही CWC में स्थान दिया गया है। पार्टी ने पत्र विवाद की पृष्ठभूमि में 24 अगस्त को हुई CWC की बैठक में बनी सहमति के मुताबिक 6 सदस्यीय एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति पार्टी के संगठन और कामकाज से जुड़े मामलों में सोनिया गांधी का सहयोग करेंगी। इस विशेष समिति में AK एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं। सुरजेवाला और तारिक अनवर को पार्टी के नए महासचिव नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल में सबसे बड़ा फायदा राहुल गांधी के वफादार रणदीप सिंह सुरजेवाला को हुआ है। सुरजेवाला अब कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं। इसके साथ ही सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव के नाते कर्नाटक के प्रभारी होंगे। मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तथा प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। पहले प्रियंका गांधी के पास सिर्फ पूर्वांचल का प्रभार था। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिवों में मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश की, हरीश रावत को पंजाब की, ओमन चांडी को आंध्र प्रदेश की, तारिक अनवर को केरल और लक्षद्वीप की, जितेंद्र सिंह को असम की और अजय मैकन को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रभारी बनाया है। संगठन में यह उनके लिए बड़ा उछाल है। बता दें कि विवादास्पद चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले नेताओं में जितिन प्रसाद भी थे। ताज़ा बदलाव के बाद पवन कुमार बंसल सचिव प्रभारी प्रशासन होंगे।
इसके अलावा राहुल के वफादार मनकीम टैगोर को तेलंगाना का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच हुए 5 सूत्री समझौते पर शुक्रवार को चर्चा की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह तथा अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर इस सप्ताह के शुरू में दोनों पक्षों के बीच हुए ताज़ा टकराव के मद्देनज़र सुरक्षा परिदृश्य की समग्र समीक्षा भी की गई। इस संबंध में एक सूत्र ने कहा, बैठक में दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर भी चर्चा हुई। बैठक में जनरल नरवणे ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना की युद्धक तैयारी के बारे में जानकारी दी और भीषण सर्दी के महीनों में बलों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रखने संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 महीने से चले आ रहे गतिरोध को दूर करने के लिए 5 सूत्री समझौते पर सहमति बनी है, जिसमें सैनिकों को तेजी से वापस बुलाना, तनाव भड़काने वाली कार्रवाई से बचना तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं स्थिरता की बहाली करना भी शामिल है। विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक से इतर मॉस्को में गुरुवार शाम 2.5 घंटे तक चली बैठक में समझौते को अंतिम रूप दिया गया। 4 महीने से चले आ रहे तनाव के बीच गत सोमवार को LAC पर 45 साल बाद हवा में गोली चलने की घटना हुई, जिसका आरोप दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया है। ताज़ा टकराव के बाद दोनों पक्षों ने LAC पर विवाद वाले सभी स्थलों पर बड़ी संख्या में सैनिक और भारी अस्त्र शस्त्र तैनात कर दिए हैं। भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में पैंगोंग झील क्षेत्र में कई रणनीतिक चोटियों पर अपना दबदबा मजबूत किया है, जहां से चीन के ठिकानों पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि फिंगर 4 इलाके में मौजूद चीनी सैनिकों पर लगातार नज़र रखने के लिए पर्वत चोटियों और सामरिक ठिकानों पर भारतीय सेना ने अतिरिक्त कुमक भेजी है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन कई ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण के बाद चीन की चिंता बढ़ रही है। उधर लंबे समय से बीमार चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का दिल्ली के एक अस्पताल में कई अंगों के निष्क्रिय हो जाने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। डॉक्टरों ने यह जानकारी दी। वह 80 वर्ष के थे। डॉक्टरों ने कहा कि अग्निवेश को यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के ICU में भर्ती कराया गया था और मंगलवार से वह जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा, वह लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे और आज उनकी हालत बिगड़ गई। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया तथा शाम 6 बजे हृदयाघात आने के बाद उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि स्वामी अग्निवेश को पुनः होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन शाम 6:30 बजे उनका निधन हो गया। उधर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई पुलिस को अभिनेत्री कंगना रनौत पर लगाए गए मादक पदार्थों के सेवन करने के आरोप की जांच करने को कहा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई पुलिस को इस सिलसिले में राज्य के गृह विभाग से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस विषय की जांच अपराध शाखा करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा था कि मुंबई पुलिस अभिनेता अध्ययन सुमन के इन आरोपों की जांच करेगी कि कंगना ने मादक पदार्थों का सेवन किया था। देशमुख ने कहा था कि अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन ने एक साक्षात्कार में यह आरोप लगाया था। कुछ साल पहले अध्ययन और कंगना के बीच संबंध थे। अधिकारी ने बताया कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने गृह विभाग को एक पत्र सौंपकर अध्ययन के साक्षात्कार में लगाए आरोप का जिक्र किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने पुलिस को जांच करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। उनकी यह टिप्पणी महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना को नागवार गुजरी। इसके बाद अभिनेत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। उधर बीमा क्षेत्र के नियामक IRDA ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की अनुमति दे दी है। IRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का ही नियम बन जाएगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA के गैर जीवन बीमा सदस्य TL अलामेलू ने उद्योग जगत के कार्यक्रम में कहा कि बीमा क्षेत्र में पॉलिसी धारकों और अन्य संबद्ध पक्षों के मामले में काफ़ी कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जहां तक नियामक की बात है, अभी काफ़ी काम किए जाने हैं। हम लगातार यह देख रहे हैं कि क्या किए जाने की आवश्यकता है। केवल
पॉलिसी धारकों के लिए ही नहीं बल्कि बीमा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के मामले पर हम गौर कर रहे हैं। कुछ कदम जो हमने उठाए हैं वह स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं। अब जैसा कि हमने आपसे शुरू में एक वादा किया था कि रिपोर्ट के अंत में आपको एक बड़ा जोक सुनाएंगे, तो वो जोक भी सुन लीजिए। दरअसल चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने का भरपूर प्रयास कर रहा है और उसके दोस्त पाकिस्तान ने कई बलिदान भी दिए हैं। अब आप देखिए, बलिदान दिए हैं या लोगों को कत्ल किया है, लोगों के घरों को उजाड़ा है, आतंकवाद को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया है। क्या कहा है चीन के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी दे दी है कि अपनी सरजमी से आतंकवाद के प्रसार का आप ये जो काम कर रहे हो उसको बंद करो। आइए आपको दिखाते हैं जरा चीनी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के, दिखिए और आनंद लीजिए। Terrorism is a common challenge faced by all countries, and Pakistan has made tremendous efforts and sacrifice in fighting terrorism. The international community should fully recognize and respect that. China opposes all kinds of terrorism. All countries, on the basis of mutual respect, equality, and mutual benefit, engage in anti-terrorism international cooperation to jointly safeguard the international peace and security. Today marks the 19th anniversary of the September the 11th incident, and I'd like to say that this incident brought many challenges to the global security. Now, the counterterrorism situation is still severe, and it has posed risks to all countries. China opposes all kinds of terrorism, and we believe that the UN should play a leading role, and we oppose double standards on counterterrorism, and we oppose the attempt to link terrorism to any specific country. All countries should work together to prevent and fight terrorism and safeguard world peace and stability. So on this very special day, I'd like to say that we hope the US won't forget terrorism and COVID-19 are the common enemy to all mankind, and China and Pakistan are not the enemies of the US.